तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। तो सबसे पहले तो बच्चे, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर आपको अपडेट दे दूं। उसके लिए जो है एक कमेटी गठित हो चुकी है। देखिए उसकी क्या रिपोर्ट आती है। पेपर तो लीक हुआ है, बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे चैनल ने प्रोवाइड भी कराए हैं और हमने भी जो है प्रोवाइड कराया था। ठीक है बच्चे, तो टेंशन ना लें। जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया है, उन सब का दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे टेंशन लें कि एक दो महीने बाद अगर होने लगा तो हम कहीं ओवर एज हो जाएंगे, हमें निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है, जो पेपर अटैम्प्ट किए थे। तो एक बार बेटा क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट से शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तु, 11 की दर से 9 वस्तु, 15 की दर से 14 वस्तु खरीदी। प्रति वस्तु विक्री मूल्य ज्ञात करें। ठीक है साहब, निकाल लेंगे। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखो 10 की दर से 7 आइटम, इधर लिख देंगे आइटम, कितना हो गया साहब 70। 11 की दर से 9 आइटम, ये कर लेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 99। इसके बाद कह रहा है कि 15 की दर से 14 वस्तु, ठीक है ना, तो 15 की दर से 14 वस्तुएं, कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6 बच्चा कितना हो गया 21, 210। ठीक है, काउंट करेंगे टोटल 9 9 और 1 10 17, 379 रुपये का आइटम है साहब। कह रहा है कि उस पर 20% लाभ होना चाहिए। तो 20% लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 120% निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि औसत लागत मूल्य पर, तो औसत और निकलवाया बच्चे। तो आइटम कितने हैं टोटल, उसका और हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए कितने आइटम हैं टोटल, यहाँ पर लिखा हुआ है साहब कितने आइटम हैं। तो आइटम थे आपके, देखो 7 वस्तु, 9 वस्तु और आपकी 14 वस्तु। तो 9 और 7 कितना हो गया बच्चे 16, 16 और 14 कितना हो गया 30। तो बस ये है बच्चे, इसमें कैलकुलेशन आपको ये करनी है। तो बताइए इस कैलकुलेशन को करने के बाद कितना आएगा बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 15.16। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से। पहले 3 का भाग दे लेंगे, देखो 3 से ये उड़ गया इधर, ये हो गया 40। अब देखो 40 का गुणा कर देंगे, 1000 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जो कि एक आसान प्रक्रिया है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ए बी 12 दिनों में, ठीक है, तुरंत लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, बी और सी 16 दिन में करता है, ए और सी वही काम 24 में करता है। पूछ रहा तीनों मिलके, तो देखो ए प्लस के बी 12 दिन, बी प्लस के सी 16 दिन और ए और सी आपका 24 दिन। टोटल पूछ रहा है मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इनका काम निकाल लेंगे, कार्य, और ये होता है भाई साहब इनका एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए इनमें से कोई हम एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे, बड़ा सा नंबर, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि वो एक प्राइम फैक्टर हो, हमें कहीं कोई प्राइम फैक्टर मिल जाए। तो देखो इसमें 3 मिल रहा है, ठीक है, तो मैं इधर लिख लूँगा 3। अब 12 बनाने के लिए 4 आ गया, ठीक है, 3 चौक 12, इसका काम हो गया तमाम। अब देखेंगे 16 बनाने के लिए क्या इनमें से कोई नंबर हमारा जो है साथ देगा। तो बिल्कुल देगा भाई साहब, 4 दे रहा है, तो 1 4 ये रहा, 1 4 और लिख देंगे, तो 4 चौक 16 हो गया। अब देखेंगे क्या 24 बनाने के लिए इनमें से कोई नंबर साथ देगा, बताएं। तो इसको देखेंगे, देखो कैसे पता लगेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 2 इसमें छुपा हुआ है, तो इसका मतलब 24 तो इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो हमें 24 बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका एलसीएम, जो कि कार्य है। अब देखेंगे इनकी क्षमता। तो देखो 12 का जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा 12, इधर आएगा बेटा 4। 16 के लिए ये कट गया, इधर आया 3। और 24 के लिए देखो 4 तिया 12 दूनी 24, तो यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो तीनों मिलके कितने समय में कार्य करेंगे। तो मुझे एक चीज़ पता है, जब यहाँ पर मैं इनकी क्षमता को बेटा जोड़ूंगा तीनों की क्षमता निकालने के लिए, तो मुझे पता है यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। जब ये जुड़ेगा तो ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा, तो इसका मतलब यहाँ डबल हो रहा है ए बी सी का। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। और यहाँ है 4 और 3 7 और 2 9,
तो एक्चुअली में क्षमता बेटा 9 नहीं आई है ABC की, ये डबल है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ABC की जो क्षमता है वो हो जाएगी 9/2। बस हो गया काम। कहा जा रहा है कि साहब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो टोटल कार्य आपके सामने लिखा हुआ है 3 गुणा 4 गुणा 4, और क्षमता कितनी है 9/2, बटा 2 इधर आ गया, 3 से 3 उड़ गया, तो बस कर देंगे साहब 4 चौक 16 दूनी 32, 32/3। तो बताओ कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा 10.67। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन में भी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि समझाने का जो है प्रयास किया गया है। सीधा सीधा हम डाटा लिखते हैं, एलसीएम निकालते हैं, क्षमता आ गई, क्षमता का आधा कर देंगे क्योंकि हमें पता है तीनों की जोड़ने के लिए इधर डबल जुड़ गई है। तो 9/2, इसके नीचे 9/2 आएगा, 3 से ये उड़ जाएगा 3, 2 ऊपर जाएगा 32 बटे आपका बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि सॉल्व करके 10.67। ठीक है, आगे चलें। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे भाग में इतने की गति से यात्रा कर रहा है। ठीक है, देखो 5 घंटे यात्रा हुई है, आधा आधा भाग, दूरी का आधा आधा भाग नहीं है। ठीक है, किसका आधा आधा भाग है, समय का। तो 2.5 घंटे तो वो इधर चला है, तो 2.5 घंटे तो इधर और 2.5 घंटे ही इधर। अब देखते हैं रफ्तार क्या रही है। पहले भाग में 21 किलोमीटर पर आवर रही है और दूसरे भाग में 24 किलोमीटर पर आवर। तो बस यहां से आपका काम बन गया। क्या निकालनी है, टोटल दूरी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही सिंपल है। तो टोटल दूरी के लिए आपकी जो चाल है टोटल, उसमें गुणा हो जाएगा किसका साहब, समय का, है कि नहीं। तो देखिए टोटल दूरी निकालने के लिए मैं इस हिस्से में से निकाल लूंगा, चाल गुणा समय करके, और फिर इस हिस्से निकाल लूंगा। तो कितनी आ जाएगी साहब टोटल दूरी, देखिए दूरी यहाँ लिख लो टोटल। तो पहले हिस्से की कितनी आई, चाल गुणा समय करेंगे तो 21 गुणा 5/2, और प्लस दूसरे हिस्से की करेंगे तो कितनी आ जाएगी 24 गुणा 5/2। 5/2 कॉमन आ गया, क्या बचा 21 प्लस के 24, 21 प्लस के 24 जोड़ देंगे बच्चा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 45 गुणा 5/2। गुणा कर लेंगे 5 25, हाथ लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225 में भाग देना है साहब 2 का। तो बताइए बेटा क्या आ जाएगा उत्तर आपका निकल के, तो ये आ जाएगा 112.5। ठीक है, कितना आ गया, अच्छा दूरी है, दूरी निकाली है किलोमीटर में आएगी। ठीक है, तो 112.5, जो कि ऑप्शन में 112 है तो उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात इतना है, दूसरी गाड़ी इतने घंटे में इतनी जो है किलोमीटर चलती है, तो पहली गाड़ी की गति क्या है। देखो गति का अनुपात कितना है, ए और बी 5:6 है बच्चे। हमें दूसरी जो गति है ना वो हमें दे रखी है, कैसे दे रखी है, देखो गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का होता है साहब कितने किलोमीटर, कितनी दूरी और बटे कितना समय। तो निकाल लेंगे यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो उसका मतलब ये जो 6 यूनिट है ना, जो 6 रेशियो है, उसकी वैल्यू बेटा कितनी है 90 है। बताओ 6 की वैल्यू 90 है कि नहीं, 6 यूनिट बराबर मैं 90 रख सकता हूँ कि नहीं, बताएं एक बार। 6 को बेटा मैं 90 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, रख सकते हैं ना। तो बस यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू, 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर में चल रहा भाई मामला, गति निकली है। तो बस हमसे पूछी है पहले की गति, एक ही पूछी है मतलब फर्स्ट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की आ गई 15, तो 5 यूनिट की बच्चे कितनी आ जाएगी, 5 की आ जाएगी, 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणा 5 मतलब 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है बस, बाकी काम जो है अपना आराम से होता जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ठीक है साहब, लेंथ एक होती है ब्रेथ, ब्रेथ को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, तो कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, तो ये हो जाएगी 3x, बन गया काम बस।
भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है साहब। आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, इनका गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x² बराबर कितना डाटा दिया है 768। तो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 का भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसका स्क्वायर होता है ये 16 का, ठीक है साहब। कितनी आ गई 16। तो बस हमारे पास ब्रेथ आ गई बेटा 16, कितनी आ गई 16, ये आ गई 48, ठीक है। 16 का 3 से गुणा हो जाएगा, बन गया काम। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, अब जो पूछेगा निकाल देंगे। तो परिमाप पूछा है, परिमाप हमको पता है 2l+b होता है बच्चे। तो 2 इधर, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं, या सीधा सीधा इनको क्या करेंगे, इसका डबल दोनों को जोड़ देंगे। भाई देखो 2 से ही तो गुणा हो रहा है, मतलब 2l + के 2b। तो ऐसे कर लो या तो सीधा सीधा, भाई फॉर्मूला क्या है 2l + के b, तो 2l + 2b। तो देखो इसका डबल करो तो ये कितना आ जाएगा 96, उसका डबल करो 32, दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 9 10 11 12, 128 आ गया साहब। ठीक है बच्चे, कितना आ गया 128। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 3 अंकों की एक संख्या है ABC, ठीक है, जिसके 100वें स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इधर A आ गया, 10वें पर B आ गया, इकाई के स्थान पर C आ गया, ठीक है। इसी संख्या को अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, मतलब ABC ऐसे लिखना है, तो ABC तथा इसे 7, 11 और 13 के LCM, तो ये आपको याद रखना है, 7, 11 और 13 का LCM होता है साहब, कितना होता है 1001। तो ये बच्चे आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। और जब भी इस वाली संख्या से किसी इस फॉर्मेट वाली संख्या को हम भाग देते हैं तो हमेशा उत्तर क्रमवार आगे से उठा लेते हैं, उत्तर आ जाता है ABC, ठीक है ना। तो परिणाम क्या आएगा साहब, ABC आएगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, आपका जो मन करे, जो दिल करे, आप कहें साहब मैं लूँगा 1 2 3 1 2 3, दे दीजिए इसको भाग 1001 से, उत्तर क्या आ जाएगा 1 2 3। आप ले लेंगे 768, इससे भाग देंगे, क्या आएगा बच्चे 768 ही आएगा, ठीक है ना। तो उत्तर हमेशा क्या आता है, जब भी इस फॉर्मेट वाली संख्या को ABC ये होना चाहिए, ऐसा ना हो ABC AB कर दो आप, नहीं, ABC फिर उसी का रिपीटेशन ABC। इसको जब भी हम इन तीनों के LCM क्या होता है, ये वाला आइटम, तो इससे भाग देंगे तो क्या होगा, उत्तर आ जाएगा आपका ABC, ठीक है बच्चे। एक 5 अंकों की संख्या है, 44 से विभाजित होती है, x के स्थान पर क्या आएगा, पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 44 का मतलब है अगर कोई संख्या 44 से जा रही है तो उसके जो फैक्टर हैं 11 और 4, तो इससे भी इसमें भाग जाएगा। भाई 44 किससे बना है, 11 गुणा 4 से। अगर 44 से इसमें भाग जा रहा था तो इनसे भी भाग क्या होगा, इसमें जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो 11 का क्या होता है, ये विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये होता है कि साहब ये अंक और इसके बाद अल्टरनेट पे ये अंक, इनका जो घटाव है ना, या तो वो 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तो समझ लो वो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं साहब कितना आ रहा है, 2 + के 7 + के 8, एक ब्रैकेट में ये बंद, माइनस 4 + के x, तो घटा लेंगे, 8 और 2 10 17, 17 माइनस 4 + के x। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, इसमें से जब मैं इस आइटम को घटाऊं या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो 11 कैसे आ सकता है, मुझे पता है यहाँ 17 है, ठीक है, 17 में से मैं अगर 6 घटा दूं बच्चे तो 11 आ जाएगा। तो 17 में से 6 घटाने के लिए 4 इधर है ही, तो x की वैल्यू में क्या ले लूँ, x की वैल्यू में ले लेता हूँ भाई साहब 2, ठीक है, x की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो 4 और 2 6, और जब 17 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका मतलब फिर ये संख्या 44 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 11 से भी विभाजित हो रही थी। तो क्या आ गई साहब x की वैल्यू 2 आ गई बच्चे, ठीक है। आप कहोगे साहब अगर हम इधर 17 बना लें, भाई 17 में से 17 गए 0 आएगा, आपने कहा जब 0 आ जाए घटाव तो भी उसमें भाग चला जाता है। तो साहब यहाँ 17 बनाने के लिए आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ भाई, यहाँ जुड़ना पड़ेगा 13, 13 और 4
17। तो x की वैल्यू 13 कहाँ से ले लोगे? x तो क्या है, सिंगल डिजिट है ना, एक अंक की संख्या है, तो x की वैल्यू 13 कहाँ जाएगी? तो बात समझ गए होंगे, ठीक है। 2 कुर्सियाँ एक मेज़ 170 रुपये में खरीदी जाती हैं, 5 कुर्सियाँ इतने में खरीदी जाती हैं, लागत मूल्य निकालें। ऐसे प्रश्नों का सिंपल सा फंडा होता है, इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 कुर्सियाँ 2 चेयर प्लस 1 मेज 1 टेबल, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा टेबल 170 रुपये में, 5 चेयर और 4 टेबल 530 रुपये में। तो बस यहाँ से सीधा सीधा बेटा हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? चेयर की, कुर्सी की। तो सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ टी को हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट, टी को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म होगा? यहाँ टी के आगे 4 लगा देंगे, तो 4 जब इधर लगाएंगे तो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा देंगे। तो चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4 दूनी 8, 8 से ये आया 40, इसके बाद 780। तो बस आप नीचे ये ऊपर वाले में से क्या कर देंगे? अब नीचे वाला घटा देंगे, माइनस लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो 5 घटा कितना आया? 3C। ये तो अब कट ही गया भाई, माइनस कर रहे हैं तो इधर भी माइनस आया, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो ये तो उड़ ही गया। तो अब इधर देख लेंगे कितना आ जाएगा साहब। 0 में से 0 गया 0, इधर गया तो कितना आया? 5, इधर कितना आया? 1, 150 रुपया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 का भाग दे देंगे, 50 रुपये आ गई साहब। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं था, सिंपल 2 इक्वेशन बनानी थी जो कि आपकी चेयर और टेबल के उस टर्म में बनेंगी। चेयर का पूछा है, टेबल को काट देंगे इक्वल बना के, 4 से गुणा करना पड़ा, कर दिया, कट गया, काटने के बाद घटाया, वहाँ से सी की वैल्यू निकल आई। एक्स बैंक के पास खाते में इतने इतने पैसे, अच्छा इतने पैसे जमा हैं, ठीक है, इतने पैसे उसके में बच रहे थे, इतना जमा करने के बाद इतने उसने निकाल लिए, तो मतलब इतना जमा किया तो इतना अमाउंट और बढ़ गया। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा? प्लस आ जाएगा, प्लस होकर जो वैल्यू आएगी उसमें से इतना निकाल लिया है वो बाद में क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 70.16। तो बस उत्तर आ जाएगा आपका निकल के बेटा। 2 संख्याओं का महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम, ठीक है, महत्तम मतलब HCF, HCF है बेटा 2, LCM कितना है? LCM है 72। कह रहा एक संख्या दूसरी से 2 गुना अधिक है, ठीक है, ये बाद की कड़ी है। देखो HCF LCM को हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो LCM है ना उसको हम HCF के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? HCF क्या है? 2 को अलग छोड़ दो, और 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 हमारा क्या था? HCF। इसमें से जो बचा वो था 36। अब देखो ये जो 36 है ना, इसको ऐसे तोड़ो, या तो प्राइम नंबर आ जाए या प्राइम नंबर कोई एक नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे 2 नंबर लो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए। तो प्राइम नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे 2 ऐसी संख्या ज़रूर मिल गई हैं। कौन कौन सी मिल गई हैं साहब? वो है 9 और 4। बताओ 9 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं? पहाड़ी में नहीं आते। तो बस मेरा काम बन गया, ठीक है ना। तो देखो ये था 2 गुणा 36 को मैं लिख दूंगा 9 गुणा 4, इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y। ठीक है साहब, बस हो गया काम। तो देखो ये जो x y आए हैं ना, इन्हीं को लगा के हमारी संख्या बन जाती है। तो एक संख्या तो हमारी बन गई साहब, एक तो आएगी 2x और एक आएगी हमारी 2y, HCF का गुणा लगा के, ठीक है ना। तो ये क्या है? संख्याएं हैं, संख्या। तो बात समझाएगी संख्या कैसे निकलती है? संख्या निकलती है HCF, और HCF का मल्टीप्लाई होता है x और y में, XY निकलता है यहाँ से। ठीक है बेटा, तो XY क्या निकला? 9 और 4। तो बस एक संख्या आ गई 18, एक आ गई 4 दूनी 8, तो एक आ गई 18 और एक आ गई 8। अब देखेंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल थी? बिल्कुल थी। 2 गुने से 2 अधिक है, तो देखो 8 दूनी 16, 2 गुने से 2 अधिक है 16 और 2 18। ठीक है साहब, छोटी संख्या याद करें, ये रही छोटी संख्या। ठीक है बच्चे, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक करते रहें क्लास को। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। x का मान पूछा है, तो देखो ये प्रपोर्शन में हमने ऐसे बताया, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही भाई साहब इनका होता है। ठीक है, ये बराबर आता है,
तो बस लिख देंगे 12/10 गुणा x/6 बराबर 4/5 गुणा 9/2। बताओ 10 से 10 उड़ गया, 6 से ये 2 बार उड़ गया, x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर पहुंच जाएगा तो ये कट गया, x की वैल्यू 18 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 18 आ गई। एक वस्तु 300 में खरीदी, 50 रुपये खर्च किए गए, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का इतना है। तो बताइए साहब, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 300 रुपये में 50 और ऐड हो गए, खर्चा कितना बढ़ गया? 300 था ही, 50 रुपये और अपनी जेब से लगा दिए, 350 रुपये का खर्चा आ गया साहब। और से अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो निकाल दो साहब। 20% लाभ मतलब 120%, और लागत मूल्य का 10%, तो 10% और आएगा इस पर एक्स्ट्रा। बताओ साहब, यहाँ तो कोई तकलीफ? इसे कर लेंगे भैया सॉल्व। तो देखो 1 2 3 जीरो उड़ गई, एक जीरो एक्स्ट्रा थी तो पॉइंट लगा लिया। तो अब देखो 12 गुणा 11 ये कितना आ जाएगा आपका? 132। 132 गुणा 3.5 कर लेंगे साहब, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं। 10 हाँसू लगा 1, 5 से 15 और 1 16, 1 5 और 5 6, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3। कितना आया टोटल? टोटल आया 0 6 और 6 12, हाँसू लगा 1 16, या पॉइंट लग जाएगा 462। कितना आ गया साहब? 462। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20 और 10% की दो लगातार छूट मिलती हैं? तो यहाँ पर देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देते हैं। तो छूट है तो माइनस में लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो प्लस 20 गुणा 10, अच्छा इनके आगे भी क्या है? माइनस है। परसेंटेज का निशान लगाना चाहो लगा लो, अभी हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, लास्ट में ही लगा दूंगा इकट्ठा। तो 20 माइनस के 10, इधर था प्लस, देखो फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। एक्स और वाई जब लाभ होगा तो प्लस में होंगे और जब हानि होगी तो माइनस में होंगे। तो देखो माइनस लगाया इधर, ठीक है, इधर प्लस, दोनों माइनस हैं, इधर लगा दिया 100, इधर आ गया। तो देखो ये कितना हुआ? माइनस के 30, ये तो प्लस बन जाएगा भाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 200/100 2, कितना आया? माइनस के 28। अब देखो अब लगा देते हैं परसेंट का निशान। तो माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है हानि को, ठीक है, मतलब डिस्काउंट को, छूट को। तो बस काम बन गया 28%। ब्याज दर ज्ञात करें 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की। अच्छा 5 वर्ष में देखो कितना मिलता है? 440। तो हमेशा जब भी हम रेट निकालते हैं दर, तो वो निकालते हैं हम 1 साल के लिए, ठीक है ना। 1 साल पे कितनी ब्याज मिल रही है, कितने मूलधन पर, वहाँ से निकालते हैं। तो 5 साल में साहब इतनी मिली, 1 साल में कितनी मिली होगी? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88 रुपये। बताओ 1 साल में 88 रुपये, बस बन गया काम। रेट पूछ रहा है तो 1 साल के ऊपर निकाला जाता रेट। 88 रुपये कितने पर ब्याज मिली है? 1000 रुपये के मूलधन पर, बस काम बन गया। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे साहब। बताओ 100 से गुणा किया, 2 से 2 जीरो उड़ गए, 1 बचा तो यहाँ पॉइंट लग के आ जाएगा ऊपर 8.8%, ठीक है। कितना आया? 8.8%। आगे चलते हैं। उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूल्य पर वार्षिक 10% की दर से 331, भाई साहब 331 तो 3 साल में बनती है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर ट्री पता है, ठीक है ना, तो वहां से निकाल लेते हैं। देखो इधर तो आता है मूलधन, उसके बाद एक कॉलम इधर, एक कॉलम उधर ब्याज का, एक कॉलम इधर, फिर ब्याज पे भी ब्याज लगती है, ठीक है ना। तो एक कॉलम आ जाएगा इधर, फिर एक कॉलम इधर, और फिर एक कॉलम इधर, और फिर जो ब्याज पे ब्याज लगी है इस पर भी एक बार ब्याज लगती है, तो एक कॉलम आ जाएगा अब अलग इधर। मतलब इन तीनों कॉलमों में एक जैसी वैल्यू आएगी, इधर भी एक जैसी वैल्यू, और इधर फिर एक अलग वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 331 भी बोलते हैं। अब देखो मूलधन कितना था? 1000, लिख लेते हैं। मूलधन कितना है? 1000। ये 3 साल के लिए है बेटा, क्या है? 3 साल के लिए। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, 3 साल में इतना ही निकलता है, ठीक है, मुझे पहले से पता था। आप निकाल के देखें भाई, अगर मैं सिंपली इसमें देखो 2 साल मान लेता हूँ
तो इतना तो आप निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज तो आप निकाल सकते हैं 2 साल की। कैसे निकालेंगे? 10% का मतलब होता है 1/10। तो जब मूलधन हमारा ये है, इस पे आप 1/10 करेंगे तो क्या आएगा? कट के 100 रुपये। 2 साल में तो केवल 200 रुपये बन गए। अब आप बताओ कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया भी है तो ऐसा हो सकता है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 200 से क्या बन जाए सीधा 331? कभी नहीं हो सकता, इतना नहीं बढ़ सकती है कि नहीं। लेकिन जब मैं 3 साल करूंगा तो देखो 3 साल, 1 साल में कितनी मिली? 100, 3 साल में 300। अब ये जो 31 रुपये है, अब ये हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज पे बन गए हों, ब्याज पे ब्याज लगने के बाद 31 रुपये बने हों, वहाँ से बात बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आइडिया लगाया, यहाँ 3 साल आएगी। कैसे आएगी निकाल लेते हैं। देखो 1/10 करना है भाई, 1000 रुपये पे 10% की ब्याज मतलब 10%, 1/10। तो देखो कितना आएगा? 100 इधर, 100 इधर, 100 इधर, फिर ब्याज पे ब्याज लगी तो 100 पे फिर 1/10, तो 100 गुणा 1/10, 10, 10, 10। अब जो ब्याज पे ब्याज थी फिर इस पे एक बार ब्याज लगेगी तो क्या बन जाएगा? 10 का 1/10, 1 रुपया बन गया। तो देखो 331 इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ जो ब्याज आई इसमें 3 का गुणा, इसके बाद जो ब्याज आई उसमें 3 का गुणा, और उसके बाद एक इकलौता रह जाता है। तो देखो 300 रुपये ऊपर वाले से बने, 30 रुपये यहाँ से बने और 1 रुपये यहाँ से बना। तो ऐसे करके आया ये कितना? 331, 331। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 साझेदार ABC, ठीक है, इतने अनुपात में लाभ कमाते हैं यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। देखो लाभ का अनुपात यहाँ लिखा हुआ है 4:6, 200 रुपये अधिक है, लेकिन अनुपात में कितना अधिक है? अनुपात में है साहब A और C की तुलना हुई है ना, ठीक है, तो कितना अधिक है? 2 यूनिट। कितना अधिक है? 2 यूनिट। जबकि उसने यूनिट इकाई नहीं, उसने हकीकत में कुछ पैसे की जो है इसने दिया है, अमाउंट कितना दिया है? 200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी साहब? 100 रुपये आगे निकल के। क्यों निकाली? क्योंकि उसने पूछा था टोटल लाभ, तो मुझे टोटल यूनिट में पता है ना, तीनों का कितना लाभ है, टोटल यूनिट में मुझे पता है। कितना है साहब? 15 यूनिट था टोटल लाभ, है कि नहीं? टोटल लाभ 15 यूनिट था, इसलिए मुझे 1 यूनिट का जो है निकालना जरूरी हो गया था बेटा, क्योंकि 15 यूनिट निकालनी है, 1 यूनिट का मैं निकाल लूँगा। कैसे निकाला? उसने 200 रुपये दिया है ना, किस लिए दिया? इसलिए दिया कि आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। तो 2 यूनिट 200 के बराबर, 1 यूनिट 100 के, तो साहब 15 यूनिट 1500 के, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 आ गई। देखो फिर ऐसा ही आ गया। 3 साझेदार ABC, ठीक है, तो देखो ABC हैं, कितना कितना है? 2:3:4। एक नया साझेदार D शामिल हो गया है साहब, ठीक है, जिसने A और C प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा ले लिया है। तो इधर लिख देता हूँ मैं ABCD। तो देखो इसमें से आधा A में से और C में से, तो आधा गया तो इसमें 1 रह गया, बाकी B पे तो कोई परिवर्तन नहीं आया। C का भी आधा गायब हो गया तो यहाँ भी 2 रह गया। तो यहाँ से आधा लिया D ने, 2 यूनिट यहाँ से, और यहाँ से भी आधा, 1 यूनिट यहाँ से, तो इसके पास हो गई टोटल 3 यूनिट। अब देखो प्रॉफिट उतना ही है, लाभ कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यूनिट ही था टोटल लाभ। यहाँ भी टोटल लाभ कितना है? ये 9 यूनिट ही है, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। क्या यदि लाभ में D का हिस्सा 100 रुपये है, बस हो गया काम। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू उसने 100 रुपये बता दी है। अब चाहे वो टोटल का पूछ ले या किसी इंडिविजुअल का पूछ ले, हम निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है? यदि लाभ में D का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ, तो कुल लाभ अभी बताया था कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट की है 100 रुपये, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 9 यूनिट की वैल्यू। मतलब 3 यूनिट में कितने का गुणा करें? 9 आ जाए तो गुणा 3, तो ऐसे ही यहाँ गुणा 3, तो 100 गुणा 3 वाला कितना आ गया साहब? 300 रुपये आ गया। ठीक है बच्चे, आगे चलें। 800 के 85% के 120 का 40%, ये तो सिंपल है। 800 के 85% निकालेंगे कि 120 का 120%, इसके बाद 40%। बताएं साहब। इसको कैलकुलेशन अगर हम छोटी करना चाहें तो इसे हम जो है डिजिटल सम की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें 100 के डिवाइड का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 8 और 1 9, भाई इधर कितना आया? 8 गुणा इधर कितना आया? 8 और 5 13, 3 और 1 4, 2 और 1 3 गुणा 4, तो 4 ये देखेंगे 4 3 12, ये इधर 3 रह गया, तो 4 3 12 फिर 3 रह गया, 8 गुणा 3 24,
24 मतलब 4 और 2 6। तो 6 देखें किस में आ रहा है, 6 और 3 9, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 8 8 16 17 18, 8 और 1 9, नहीं, उससे नहीं बात बनेगी, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो है इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये 0 0 उड़ा देंगे, इधर इधर ये उड़ गया, 100 का भाग लग जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से उत्तर आ जाएगा आपका कोई एक। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है साहब। तो 72 वस्तुओं के बेचने पर, ठीक है, देखो लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, 9 वस्तुओं के बराबर। तो टोटल लाभ बताइए साहब, क्या पूछा है, टोटल लाभ। तो देखिए 9 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ, तो मान लिया कि इसकी जो कीमत है वो भी कितनी है, 9 रुपये ही है, तो 9 रुपये तो ऊपर आ जाएगा। इसके बाद ये लाभ हुआ है, तो लाभ को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा बेटा, 72 माइनस के 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा घटा के 63, ठीक है, कितना आ गया 63। तो बस, तो ये आ गया ऊपर आपका प्रॉफिट, ये आ गया आपका सीपी। तो ये है प्रॉफिट और ये है आपका सीपी, ठीक है भाई। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या, यही तो है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने लागत मूल्य पे हुआ है, कितने कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, तो सिंपल निकाल देंगे, ठीक है। 9 रुपये का लाभ 63 पे, तो कितना आया साहब, ये आ गया आपका 1/7, ठीक है। तो 1/7 की आप क्या करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 14 से ही 2/7%, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से इतने घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम को ए प्लस बी से, देखो दोनों ही ए प्लस बी से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और कितना ले रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं एक्स के, साहब ये दोनों कर रहे होंगे एक्स टाइम में, ठीक है ना, कितने में, एक्स आवर में। तो एक्स आवर कैसे निकलते हैं, तो जो ए प्लस बी से ज़्यादा हमें टाइम लग रहा होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो 27, इधर ज़्यादा लग रहा है 3, तो 27 गुणा 3, तो ये देखो ये बन गया तुम्हारा 9 गुणा, इधर बचा 3, इधर भी 3, मतलब 9 गुणा 9। तो 9 गुणा 9 ये किसका होता है, अंडर रूट, ये होता है 9 का, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, तो सीधा सीधा कितना आ गया, 9 आंसर आ गया बेटा, ठीक है। केवल ये वाली ट्रिक ऐसे ही क्वेश्चंस में लगती है, जब एक बंदा ए प्लस बी, मतलब दोनों जो है जितना टाइम लेंगे उससे कितना अधिक टाइम ले रहा है, ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा, बी कितना ले रहा है, ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा, और पूछ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू। इस टाइप्स के क्वेश्चंस में ये फंडा लगता है कि 27 गुणा 3 जो आएगा उसका क्या निकाल देंगे साहब, अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9 आवर्स लेंगे दोनों मिलकर काम करने में, ठीक है बच्चे। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो नीचे जो लिखा आ रहा है वो आपको फॉलो करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम से जुड़ने के लिए, और क्लास पसंद आ रही है तो थोड़ा सा शेयर करें उसे, ठीक है, और लाइक वाइक करते रहें एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।